हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि वीडियो नंबर 1 में हमने मूड डिसऑर्डर जिसमें डायसिथमिक एंड मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया। उस वीडियो में हमने सिम्टम्स और जर्नल कॉजेज़ को डिस्कस किया था, परंतु इस वीडियो में हम कॉजेज़ और इटियोलॉजी ऑफ यूनिपोलर मूड डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि कारणता वाली विचारधाराएं उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले जैविक विचारधारा दैट मीन्स बायोलॉजिकल व्यू पॉइंट्स, फिर मनोगतिकी साइकोडायनामिक व्यू पॉइंट्स, देन व्यवहार संबंधी बिहेवियरल व्यू पॉइंट्स, देन कॉग्निटिव व्यू पॉइंट्स दैट मीन्स संज्ञानात्मक विचारधाराओं को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बायोलॉजिकल कॉजेज और व्यू पॉइंट्स को, जिसका मतलब हुआ जैविक कारण या विचारधारा। इसमें विषाद उत्पन्न होने की व्याख्या निम्नलिखित 3 कारणों से होती है। सबसे पहले आ जाता है पारिवारिक वंशावली अध्ययन, फैमिली पेडिग्री स्टडीज, देन जुड़वां अध्ययन ट्विन स्टडीज, फिर दत्तक ग्रहण अध्ययन एडॉप्शन स्टडीज। तो जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं, अनुवांशिक कारण हैं, उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फैमिली पेडिग्री स्टडीज़ को, दैट मीन्स पारिवारिक वंशावली अध्ययन। ऐसे अध्ययनों में रिसर्चर्स कुछ ऐसे व्यक्तियों का चयन करते हैं जो यूनिपोलर मूड डिसऑर्डर से प्रभावित होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को प्रोबैंड भी कहा जाता है। पारिवारिक वंशावृक्ष अध्ययनों के आधार पर पाया गया है कि विषादी व्यक्तियों के निकट संबंधियों को करीब 20% लोगों में विषादी प्रवृत्ति पाई गई है, जबकि सामान्य लोगों में ऐसी प्रवृत्ति 5 से 10% ही पाया गया है। ऐसे अध्ययनों से विषाद के जैविक मॉडल को स्पष्ट समर्थन मिलता है। अगर हम इसका सेकंड पॉइंट देखें, ट्विन स्टडीज़ दैट मीन्स जुड़वां स्टडीज़। आइडेंटिकल ट्विन्स की तुलना में फेटर्नल ट्विन चिल्ड्रन से किया गया है। यहाँ पे क्या है कि आइडेंटिकल ट्विन चिल्ड्रंस की जो तुलना है वो फेटर्नल ट्विन चिल्ड्रन से किए गए हैं। अध्ययन हमें यह भी बताता है कि एक्सेप्शंस के अनुसार तथ्य पाए गए हैं कि अगर आइडेंटिकल ट्विन चिल्ड्रन में से किसी एक को यूनिपोलर मूड डिसऑर्डर होता है तो उसके जुड़वां बच्चे को भी यह विषाद उत्पन्न होने की संभावना अधिक रहती है, लेकिन यह संभावनाएं फटर्नल ट्विन चिल्ड्रन में या तो होती ही नहीं है या बहुत कम होती है। आइडेंटिकल ट्विन्स में यह विषाद उत्पन्न होने की संभावना 43% यानी 43% होती है, जबकि फेटर्नल ट्विन्स में यह मात्रा 20% या इससे भी कम होती है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि यूनिपोलर डिसऑर्डर एक हेरिडिटरी है, क्योंकि आइडेंटिकल ट्विन्स बच्चों की अनुवांशिकता 100% समान होती है, जबकि फटर्नल ट्विन्स में बच्चों की अनुवांशिकता 50% तक समान होती है। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की हम बात करें, एडॉप्शन स्टडीज़। उसका क्या मतलब हुआ? दत्तक ग्रहण अध्ययन। इस प्रकार के अध्ययन से भी यह विषाद के अनुवांशिक होने का पता चलता है। गहन विश्लेषण से पता चलता है कि डिप्रेस्ड एडॉप्टीज के जैविक माता पिता भी गंभीर विषाद से ग्रस्त थे। इसका मतलब कि जबकि पहले हम बात करते हैं कि डिप्रेस्ड एडॉप्टीज कौन हुए? जिनको गोद लिया गया है, जिनको गोद लिया गया, जो उनके जन्म देने वाले माता पिता थे, उनको भी गंभीर विषाद था, वो भी गंभीर डिप्रेशन से ग्रसित थे। जबकि नॉन डिप्रेस्ड एडॉप्टीज जिनको डिप्रेशन नहीं है, उनके माता पिता में, उनके जैविक माता पिता में ऐसे कोई गंभीर विषाद के लक्षण नहीं थे। तो हम ये कह सकते हैं कि यूनिपोलर डिसऑर्डर जेनेटिक और अनुवांशिक है। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करें, न्यूरोकेमिकल फैक्टर्स, न्यूरो रासायनिक कारक। मेडिकल शोधों से ये स्पष्ट हुआ है कि डिप्रेशन की उत्पत्ति न्यूरोट्रांसमीटर की भी अहम भूमिका होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर एक ब्रेन केमिकल है जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच सूचनाओं के ट्रांसमिशन मतलब संचरण में मदद करता है। रिसर्च से यह भी स्पष्ट है कि हमारे ब्रेन को 2 न्यूरोट्रांसमीटर नॉरपाइनेफ्राइन और
सेरोटोनिन की भूमिका अहम है। विषाद या डिप्रेशन में किसकी भूमिका अहम है? विषाद या डिप्रेशन में नॉरपाइनेफ्राइन और सेरोटोनिन, ये दो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो एक मेजर रोल प्ले करते हैं। 1950 के दशक में एक रिसर्च से पता चलता है कि जब ब्रेन में नॉरपाइनेफ्राइन की मात्रा कम होती है तो वह व्यक्ति में मोटिवेशनल लेवल कम हो जाता है तथा विषाद या डिप्रेशन उत्पन्न होने लगता है। जब ब्रेन में नॉरपाइनेफ्राइन की मात्रा बढ़ जाती है तो इसका परिणाम होता है कि दूसरा न्यूरॉन पहले न्यूरॉन के नर्व इम्पल्स मीन्स स्नायु प्रवाह या उसके द्वारा दी गई सूचना से उत्तेजित हो जाता है और दूसरा न्यूरॉन तब तक उत्तेजित रहता है जब तक नॉरपाइनेफ्राइन की मात्रा कम नहीं हो जाती। अब इसकी मात्रा में कमी जो है वो दो तरीकों से आती है। एक है रीअपटेक पूर्णवास, दूसरा है ब्रेकडाउन तोड़ना। रीअपटेक में पहला न्यूरॉन नॉरपाइनेफ्राइन को सोख लेता है जिससे इसकी मात्रा कम हो जाती है और ब्रेकडाउन में नॉरपाइनेफ्राइन को रासायनिक ढंग से तोड़ दिया जाता है जो कि उसे इनएक्टिव बना देता है। ये दोनों प्रक्रियाओं को नॉरपाइनेफ्राइन की मात्रा को कम करने में सहायता करती हैं। उससे व्यक्ति में मोटिवेशन का स्तर बहुत कम हो जाता है और विषाद डिप्रेशन उत्पन्न होने लग जाता है। जबकि कुछ ब्रिटिश रिसर्चर्स का मानना है कि सेरोटोनिन जो दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर था उसका भी ब्रेन न्यूरॉन पर ठीक वैसा ही प्रभाव पड़ता है जैसा कि नॉरपाइनेफ्राइन का पड़ता है। सेरोटोनिन डेफिशिएंसी भी डिप्रेशन की उत्पत्ति का कारण बनती है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया न्यूरो एनाटॉमिकल कारक। न्यूरो एनाटॉमिकल कारक का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ? न्यूरो संरचनात्मक कारक। इसके अंदर हम दो चीज़ों को पढ़ेंगे। मोटे तौर पे इसको दो श्रेणियों में बांटा गया है। फर्स्ट है स्टडीज़ बेस्ड ऑन स्कैनिंग टेक्निक्स, देन हार्मोनल स्टडीज़ बेस्ड ऑन स्कैनिंग टेक्निक्स। स्कैनिंग के बारे में हमें सबको पता है, सीटी स्कैन, एमआरआई सब ने सुना है। तो कई स्कैनिंग टेक्निक्स जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई, पीईटी आदि से किए गए अध्ययनों से ये स्पष्ट हुआ है कि डिप्रेशन के कारण ब्रेन के कुछ पार्ट और फ्रंटल लोब या सेरिब्रम में के कुछ भागों में ब्लड फ्लो में परिवर्तन या मेटाबॉलिज्म के दर में परिवर्तन होता है। कई अध्ययनों से ये स्पष्ट हुआ है कि प्रहार, स्ट्रोक की वजह से भी लेफ्ट हेमिस्फीयर में उत्पन्न ब्रेन डैमेज राइट हेमिस्फीयर में उत्पन्न ऐसी क्षति की अपेक्षा अधिक उच्च मात्रा में विषाद उत्पन्न करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके लेफ्ट हेमिस्फीयर में कोई चोट आई है उसके कारण हमारे ब्रेन में ऐसी हलचल होती है कि हमारा जो डिप्रेशन का लेवल है वो बढ़ जाता है। कुछ रिसर्चर्स के मुताबिक मेजर डिप्रेशन के पेशेंट्स में लेफ्ट फ्रंटल लोब में ब्लड फ्लो की कमी हो जाती है जो भी विषाद का कारण बनती है। सेकंड पॉइंट आ जाता है इसमें हार्मोनल स्टडीज़। इसमें हमें ये पता चला है कि डिप्रेशन में एंडोक्राइन ग्लैंड्स की भी अहम भूमिका है। हम जानते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स का संचालन हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक ऐसा क्षेत्र है जिसे हम ब्रेन ऑफ द ब्रेन का मतलब मस्तिष्क भी कहते हैं। ये एक विशेष तरह का हार्मोन है जिसे मेलाटोनिन कहा जाता है, जिसकी भूमिका डिप्रेशन में अधिक होती है। इसे ड्रैकुला हार्मोन के उपनाम से भी जानते हैं। जिस प्रकार हमें पता है कि मौसम का भी डिप्रेशन पर पूरा असर पड़ता है, उसी प्रकार जाड़े के मौसम में जब रात बड़ी और दिन छोटा होता है तो मेलाटोनिन अधिक निकलता है जिससे डिप्रेशन सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार हमें सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर्स SAD भी हो जाता है। इसकी परिभाषा DSM में भी दी गई है। इस प्रकार ब्रेन के कॉर्टेक्स में एक विशेष तरह का हार्मोन जिसे कॉर्टिसोल कहा जाता है कि अधिकता से व्यक्ति में विषादी प्रवृत्ति पाई जाती है।
नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे साइकोडायनेमिक व्यू पॉइंट्स, मनोगतिकीय कारक। इस विचारधारा की शुरुआत फ्रॉइड तथा उनके शिष्य कार्ल अब्राहम ने की थी। इन दोनों ने डिप्रेशन को किसी प्रकार की हानि या लॉस के प्रति एक रिएक्शन कहा। जब किसी व्यक्ति को अपनी किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति की हानि होती है तो कुछ अचेतन प्रक्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं जो व्यक्ति में डिप्रेशन उत्पन्न करती हैं। फ्रॉइड के अनुसार इसका बीज बाल्यकाल में ही बो दिया जाता है। फ्रॉइड के अनुसार जब बच्चा ओरल पीरियड में होता है तो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति काफ़ी अधिक होती है या काफ़ी कम हो जाती है, तो वह इसी अवस्था में फिक्स्ड हो जाता है तथा वे अपने आत्मसम्मान के संपोषण के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता दिखाने लगता है। अब प्रश्न ये उठता है कि बाल्यावस्था की इस घटना का एक वयस्क के विषाद पर किस तरह से इफेक्ट होता है या उस टाइम पर यह विषाद किस तरह से विकसित होता है। इसका उत्तर थोड़ा जटिल है। ऐसे लोगों में बड़े होने पर जब किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति की क्षति होती है या अलगाव का सामना करना पड़ता है, ऐसे व्यक्ति को अपने बाल्यावस्था में प्रतिगामित यानी रिग्रेशन हो जाता है। रिग्रेशन में जाने के बाद वह व्यक्ति एकदम से फ्यूज हो जाता है और वह खो चुके व्यक्ति के साथ आत्मसात इंट्रोजेक्ट कर लेता है। उसके मन के भाव जो उस खोई हुई वस्तु या प्रियजन के साथ थे वो स्वयं के प्रति हो जाते हैं। कुछ लोग तो इस स्टेट से जल्दी बाहर आ जाते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसा नहीं कर पाते। अचेतन की यह प्रक्रिया काफ़ी मुश्किलें उत्पन्न कर देती है। वे खोया खोया महसूस करते हैं और सामाजिक संबंधों से अपने आप को दूर रखते हैं। ऐसे में कुछ लोगों में अपने आप के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न हो जाता है, जिसमें उसमें नेगेटिव मूड्स, सेल्फ ब्लेम, आत्मदोष तथा विड्रॉल जैसे व्यवहार उत्पन्न हो जाते हैं, जिसका परिणाम यह होता है वह और अधिक विषादी हो जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि कुछ लोग बिना किसी हानि के ही डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसा क्यों? फ्रॉइड ने इसकी व्याख्या करने के लिए काल्पनिक, इमेजिन्ड या सांकेतिक, सिंबॉलिक नुकसान के विषय को उठाया है। जैसा कि कई लोग अपने मन में यह विचार उत्पन्न कर लेते हैं कि अगर उनकी नौकरी छूट गई तो उनकी पत्नी से उनके संबंध टूट जाएंगे क्योंकि वह उन्हें असफल समझेगी। यह एक काल्पनिक सिचुएशन है जिसको सोचकर वे डिप्रेशन में चले जाते हैं और अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को खराब कर लेते हैं। इसके बाद कई और सिद्धांतवादियों के मत आए जिन्होंने फ्रॉइड की बात को काट दिया, जैसा कि कोहन ने 1954 में डिप्रेशन में स्वयं के प्रति ईर्ष्या या क्रोध पर दिए गए बल को अनावश्यक बताया। जैकॉब्सन 1971 ने कहा कि सेल्फ स्टीम, आत्मसम्मान की कमी डिप्रेशन के उत्पन्न होने का मुख्य कारण होती है। इसी प्रकार पार्कर ने 1992 में अपने अध्ययन में ये पाया कि वैसे लोग जिनकी वयस्कावस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति ठीक ढंग से नहीं होती तो वे किसी प्रकार की भी क्षति या हानि होने पर बहुत तेज़ी से डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इन सब बातों के ऊपर कुछ लिमिटेशंस भी इसमें आ गई, जैसा कि साइकोडायनेमिक विचारधारा के समर्थन में जो अध्ययन हुए उनमें अधिकतर बच्चों के विषाद पर अत्यधिक बल दिया गया, लेकिन आयोजकों का ये मानना है कि इस अवस्था का डिप्रेशन जो है वो एडल्ट डिप्रेशन से भिन्न हो सकता है। फिर थर्ड हमारे पास आ गया बिहेवियरल व्यू पॉइंट्स, व्यवहारिक विचारधारा या कारक। व्यवहारवादियों द्वारा विषाद की एक भिन्न व्याख्या की गई है। लॉयंसन ने 1984 में विषाद की एक व्यवहारवादी व्याख्या को दिया, जिसके अनुसार कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें पुरस्कार जो है वो पॉजिटिव बिहेवियर को रीइंफोर्स करता है। उसका मूल्य जो है, जो वो पुरस्कार है उसका मूल्य जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तब ऐसे लोगों को पॉजिटिव बिहेवियर, जो घनात्मक व्यवहार है उनका, वो भी कम होने लगता है तथा कार्यशाली जो है उनके जो काम करने के तरीके हैं वो विषादी रूप ले लेते हैं। सचमुच ऐसे लोगों के काम करने के स्तर में जब कमी आने लगती है तो रीइंफोर्समेंट या पुरस्कार की संख्या में अपने आप ही कमी आ जाती है
और रीइंफोर्स की कमी से फिर ऐसे लोगों में पॉजिटिव बिहेवियर में और भी कमी आ जाती है, जिससे उनकी डिप्रेसिव प्रवृत्तियां जो उनकी विषादी प्रवृत्तियां हैं वो और भी प्रबल होने लगती हैं। इस फैक्टर का एक उप फैक्टर भी है कि व्यक्ति को दंडात्मक अनुभूतियां अधिक होती हैं, तो इनसे भी व्यक्ति में डिप्रेशन उत्पन्न होने लगता है, क्योंकि ऐसे में उसको पुरस्कार मिलने वाली क्रियाओं की जो सुखानुभूति है उसमें वो बाधा महसूस करता है। लेविंसन की बात को जांच के लिए कुछ प्रयोगात्मक अध्ययन भी किए गए। जैसा कि परिवार का एक सदस्य डिप्रेस्ड है तो बाकी सदस्यों ने उसे शाब्दिक रीइंफोर्समेंट दी, तो 30 दिन की अवधि के दौरान ये पाया गया कि उसके पॉजिटिव बिहेवियर में जो कमी पाई गई थी डिप्रेशन के दौरान, वो पॉजिटिव बिहेवियर बढ़ने लगा। वह डिप्रेशन की स्टेट से बाहर आकर सामान्य जीवन की तरह अपने जीवन को जीने लगा या सामान्य जीवन को जीने की तरफ अग्रसर होने लगा। ऐसे ही कुछ डिप्रेस्ड लोगों ने यह वर्बल रीइंफोर्समेंट नहीं दी गई तो उनका डिप्रेशन लेवल बढ़ने लगा। लॉयंसन तथा अन्य व्यवहारवादियों का मत यह भी है कि सोशल रीइंफोर्समेंट तुलनात्मक रूप से अधिक महत्वपूर्ण होता है। पेटरसन ने 1993 के अनुसार भी डिप्रेस्ड व्यक्तियों द्वारा नॉर्मल व्यक्तियों की तुलना में कम पॉजिटिव सोशल रीइंफोर्स का अनुभव किया गया, परंतु जैसे जैसे ऐसे व्यक्तियों की मनोदशा इम्प्रूव होती है वैसे वैसे उनकी पॉजिटिव सोशल रीइंफोर्समेंट की संख्या में वृद्धि होती जाती है। अन्य कई संबंधित अध्ययनों में यह भी देखा गया है कि पेशेंट दूसरों के ऊपर जल्दी क्रोधित हो जाता है या दूसरों को जल्दी क्रोधित कर देता है, जिसके कारण उसे अन्य व्यक्तियों द्वारा तिरस्कृत किया जाता है। रोगी के दोस्त भी कम होते हैं तथा उन्हें दुखद सामाजिक अंतक्रियाओं का अनुभव तुलनात्मक रूप से ज़्यादा होता है। इस सारे अध्ययनों के बाद फिर कुछ लिमिटेशंस यहाँ पे आ गई। लॉसन और अन्य शोधकर्ताओं ने जो अध्ययन किए वो डिप्रेस्ड तथा नॉन डिप्रेस्ड मतलब नॉर्मल व्यक्तियों की सेल्फ रिपोर्ट्स पर आधारित थे। ये प्रमाणित हो चुका है कि सेल्फ रिपोर्टिंग जो पूर्वाग्रहित एवं गलत भी हो सकती है, तो इन परिणामों की वैधता और विश्वसनीयता पर अधिक भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर सेकंड पॉइंट आ गया लिमिटेशंस में। लुइनसन और दूसरों ने इस प्रकार के अध्ययन किए वो कोरिलेशनल हैं। कोरिलेशनल मतलब इसमें ये पता ही नहीं चलता कि रीइंफोर्सिंग इवेंट्स में हुई कमी का इनिशियल कॉज क्या डिप्रेशन ही है या फिर एक डिप्रेसिव मनोदशा से अपने आप व्यक्ति की क्रियाओं में कमी हो गई और इसलिए उसे मे बी कम रीइंफोर्समेंट मिलता हो। परंतु इन सब लिमिटेशंस के बावजूद इस व्याख्या को डिप्रेशन की एक वैज्ञानिक व्याख्या माना गया है जिसकी अहमियत आज भी बनी हुई है। फोर्थ हम बात करेंगे संज्ञानात्मक विचारधारा की, दैट मीन्स कॉग्निटिव व्यू पॉइंट्स और फैक्टर। डिप्रेशन में कॉग्निटिव फैक्टर्स या विचारधाराओं को आज का प्रमुख मनोवैज्ञानिक सिद्धांत माना गया है, जिसके अनुसार केवल संज्ञान कॉग्निशन बल्कि व्यक्ति का व्यवहार एवं जैव रसायन बायोकेमिकल्स भी डिप्रेशन का महत्वपूर्ण तत्व हैं। इसमें दो तरह की विचारधाराएं अत्यधिक लोकप्रिय हैं। सबसे पहले तो है बेक की थ्योरी, जो बेक ने अपने सिद्धांत दिए थे। दूसरा है हेल्पलेसनेस और होपलेसनेस थ्योरी, दैट मीन्स निस्सहायता या निराशा सिद्धांत। सबसे पहले हम बेक के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। बेक ने ये विचार 1967 और 1993 में दिए। बेक का विचार था कि यूनिपोलर डिप्रेशन का कारण नेगेटिव थिंकिंग होता है, ना कि किसी तरह का मानसिक संघर्ष या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की कमी। बेक का मत है कि डिप्रेसिव लोगों के अंदर अपने आप के बारे में बहुत सारी नेगेटिविटी भरी होती है, जिससे उनका बिहेवियर बहुत अधिक प्रभावित होता है। बेक के अनुसार हमारी नेगेटिव थिंकिंग जो कि डिप्रेशन का कारण बनती है वो इन 4 कारकों से मिलकर बनती है। वो हैं अप
अनुकूली मनोवृत्ति, दैट मीन्स माल अडेप्टिव बिहेवियर। सेकंड है संज्ञानात्मक त्रुटि, कॉग्निटिव ट्रेट। फिर है चिंतन में त्रुटि, एरर्स इन थिंकिंग। फिर स्वतः चिंतन या स्वचालित विचार, ऑटोमेटिक थॉट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं मैल अडेप्टिव बिहेवियर की, अप अनुकूली मनोवृत्ति। इसमें मेन कारक बनते हैं सेल्फ या एनवायरनमेंट के प्रति बच्चों की मनोवृत्ति, उनकी अपनी अनुभूतियाँ, उनके पारिवारिक संबंध तथा अपने इर्द गिर्द के लोगों के द्वारा उनके बारे में लिए गए निर्णय। इससे कुछ बच्चे नेगेटिव मेंटल स्टेट को विकसित कर लेते हैं। ये नकारात्मक मनोवृत्तियाँ स्कीमेज का काम करती हैं, जिसकी कसौटी मानकर बच्चा अपनी अनुभूतियों का मूल्यांकन करते हैं। हम ये मानते हैं कि स्कीमास की उत्पत्ति जीवन के आरंभिक अवस्थाओं में होती है, फिर भी वे अडल्टहुड की अनुभूतियों को भी प्रभावित करते हैं। सेकंड पॉइंट आ गया इसका, संज्ञानात्मक त्रुटि। बेक के अनुसार डिप्रेशन की उत्तम व्याख्या अपने बारे में, परिस्थितियों के बारे में तथा फ्यूचर के बारे में उत्पन्न नेगेटिव एटीट्यूड, जिसे उन्होंने संज्ञानात्मक त्रुटि कहा है, के माध्यम से उत्तम ढंग से की जा सकती है। एक व्यक्ति जो डिप्रेशन में होता है वह जीवन के हर पहलू को नकारात्मक ढंग से देखता है, हर अनुभूति को बाधा या आघात के रूप में देखता है और जिंदगी की दौड़ में पिछड़ता चला जाता है। ऐसे लोग अपने आप को अवांछित, अयोग्य, कमज़ोर एवं मंद समझने लगते हैं और अपने भविष्य की चिंता में ही विषाद में भर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ गया सोच में त्रुटियाँ, एरर्स इन थिंकिंग। जब डिप्रेसिव व्यक्ति आदतन त्रुटिपूर्ण तर्क अपनाते हैं तो उनका संज्ञानात्मक त्रुटि और अधिक मजबूत हो जाता है। ऐसे त्रुटिपूर्ण तर्क को हम 6 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले आ गया मनचाहा अनुमान। इसमें व्यक्ति सब कुछ ठीक ठाक होने पर भी नकारात्मक निष्कर्ष पर ही विश्वास करता है। सेकंड पॉइंट आ गया चयनात्मक पृथक्करण। इसका क्या मतलब हुआ? इसमें व्यक्ति सिर्फ नकारात्मक पहलू पर ही ध्यान देते हैं, बाकी सब पहलुओं को नज़रअंदाज कर देते हैं। फिर अति सामान्यकरण, ओवर जनरलाइजेशन। डिप्रेस्ड व्यक्ति एक साधारण सी घटना के आधार पर बहुत बड़े नतीजे या निष्कर्ष पर पहुंचने की भूल कर लेता है। विस्तारण, मैग्निफिकेशन। इसमें डिप्रेसिव व्यक्ति एक साधारण सी घटना को अपने डिप्रेशन का महत्वपूर्ण कारक या फैक्टर मान लेते हैं। न्यूनीकरण, मिनिमाइजेशन। इसमें डिप्रेस्ड व्यक्ति अपनी पॉजिटिव अनुभूतियों को अंडर एस्टिमेट करता है। वो ये सोचता है कि उसके पास कोई भी पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं है तथा नेगेटिव अनुभूतियों को ओवर एस्टिमेट करता है। मतलब वो ये मान के चलता है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा सब कुछ जो उसके साथ हो रहा है वो गलत ही हो रहा है, जिसके कारण वो एक बहुत ज़्यादा विषाद में चला जाता है। व्यक्तिकरण, पर्सनलाइजेशन। इसमें डिप्रेस्ड व्यक्ति प्रायः अपने आप को अपने आसपास होने वाली नकारात्मक घटनाओं का कारक मानता है। मतलब कि अगर उसके आसपास कुछ भी गलत हो रहा है तो वो ये मान के चलता है कि वो उसके कारण हो रहा है। फिर हम बात करते हैं ऑटोमेटिक थॉट्स की। ये हमने बात की थी ऊपर, एरर इन थिंकिंग की। अब हम बात कर रहे हैं ऑटोमेटिक थॉट्स की, स्वचालित विचार। स्वतः चिंतन। डिप्रेस्ड लोग संज्ञानात्मक त्रुटि का अनुभव ऑटोमेटिक थॉट्स के रूप में करते हैं, जो दुखद चिंतनों का एक ऐसा धारा प्रवाह बन जाता है कि जो व्यक्ति को हमेशा उसके कल्पित अपर्याप्तता, अज्यूम्ड इनएडिक्वेसी तथा परिस्थिति के निराशाजनक पहलुओं को याद दिलाता रहता है। इन चिंतनों को स्वतः इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह अपने आप रिफ्लेक्सेस मीन्स प्रतिवर्त के समान घटित होते हैं। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, वो है हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस फैक्टर्स। निसहायता, निराशा सिद्धांत या कारक। इस कारक का बेसिक स्वरूप हमें सेलिगमैन ने 1974 में दिया था
कि जब हम अपनी दर्दनाक सिचुएशन के प्रति प्रभावी ढंग से अनुक्रिया करने की प्रक्रिया को सीखने की क्षमता खो देते हैं, तो इसे सेलिगमैन ने लर्न्ड हेल्पलेसनेस की संज्ञा दी थी। क्या मतलब हुआ इसका कि जब हम किसी दर्दनाक सिचुएशन से निकलने के लिए सोचने समझने की शक्ति को खो देते हैं, हमें नहीं पता लगता कि उस सिचुएशन से कैसे निपटना है, तो हम उसके साथ एक समझौता सा कर लेते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे हेल्पलेस हो जाते हैं, हम निसहाय हो जाते हैं, हमें नहीं पता कि कैसे निकलता है। तो उसकी संज्ञा सेलिगमैन ने इसको लर्न्ड हेल्पलेसनेस के रूप में दी है। व्यक्ति में विषाद या डिप्रेशन तब उत्पन्न होता है जब वो सोचते हैं कि उनकी अपनी ज़िंदगी में मिलने वाली रीइंफोर्समेंट पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है और वे स्वयं अपनी इस अवस्था के जिम्मेवार हैं। सेलिगमैन के अनुसार डिप्रेशन के सभी लक्षण हेल्पलेसनेस तथा आत्मनिंदा सेल्फ ब्लेम से ही उपजते हैं। फिर इस सिद्धांत को भी संशोधित किया गया, जिसके अनुसार जब किसी व्यक्ति को किसी परिस्थिति में असफलता हाथ लगती है तो वह असफलता का आरोपण कोई ना कोई कारण के रूप में करता है, जिसे हम आरोपण मॉडल, एट्रीब्यूशनल मॉडल भी कहते हैं। मतलब हम उसके आरोप प्रत्यारोप में आ जाते हैं, हम उस असफलता को अपने ऊपर आरोप लगाकर एक्सेप्ट करने की करते हैं। इसके बाद 1989 में लेटेस्ट संशोधन आया जो हमें अब्राहमसन, मेटल्स्काय तथा एलॉय ने दिया। उन्होंने इसका नाम जो है वो होपलेसनेस रखा। उनके अनुसार निराशाजनक अवस्था वैसी अवस्था को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति को कुछ अच्छी एक्सपेक्टेशन होती है परंतु उसे वांछनीय परिणाम नहीं मिलते। बार बार अवांछनीय परिणाम मिलने से जीवन में एक निराशा भर जाती है जो डिप्रेशन का कारण बनती है। कभी कभी आरोपण मॉडल भी होपलेसनेस को जन्म देता है। लो सेल्फ एस्टीम से भी होपलेसनेस को बल मिलता है। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि यूनिपोलर डिप्रेशन की व्याख्या करने के लिए कई तरह के फैक्टर्स या विचारधाराओं का वर्णन किया गया है, जिनमें जैविक, व्यवहारात्मक और संज्ञानात्मक कारक काफ़ी। उम्मीद है कि आपको ये कॉजेज ऑफ यूनिपोलर मूड डिसऑर्डर समझ आ गए होंगे। थैंक यू।